डॉक्टर जूल की बातें आरव को समझ नहीं आ रही थी। इसी कारण उसे अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था कि डॉक्टर जूल किस झूठ की बात कर रहा था। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम और मैं तो यह भी नहीं जानता कि आप मुझसे किस सच्चाई की बात कर रहे हैं और वो कौन सा झूठ है जो मैंने आपसे बोला है। आरव ने हैरानी से पूछा। उसके इस सवाल पर डॉक्टर जूल ने कहा, यही कि सुपर अर्जुन अभी बेहोशी की हालत में है और जिसका इलाज एक सुनसान गुफा के अंदर एक ऋषि कर रहा है। हाँ, ये सच है। अर्जुन अभी बेहोशी की हालत में है और यह भी सच है कि उसका इलाज एक ऋषि कर रहा है जो कि देखने में एक वैद्य जैसा है। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं, आरव ने जवाब दिया। आरव के इस सवाल पर डॉक्टर जूल भड़क उठा। अच्छा, अगर अर्जुन उस सुनसान गुफा के अंदर बेहोश पड़ा है तो फिर ये लड़का कौन है? बताओ मुझे, कौन है ये? अपनी उंगली का इशारा एक बड़ी सी स्क्रीन की ओर करते हुए डॉक्टर जूल ने आरव से कहा। डॉक्टर जूल की उंगली का इशारा पाते ही आरव ने उस बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। उसने देखा कि अर्जुन ने अभी अपना आकार बड़ा कर लिया है और फिर वो हवा में उड़कर एक स्कूल की बस को अपने हाथों में पकड़ लेता है। अगले ही पल वो उस बस को रोड पर ले आता है और इस तरह अर्जुन स्कूल के बच्चों की जान बचा लेता है। ये सब देखकर आरव की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके मुंह से शब्द निकलना बंद हो जाता है और वो बस सन्न होकर अर्जुन के कारनामों को देखते ही रह जाता है। हाँ, अब कहो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? एक बात कान खोलकर सुन लो आरव, कि तुम पूरी दुनिया की नजरों में धूल झोंक सकते हो लेकिन डॉक्टर जूल की नजरों में नहीं। फिर एक बार डॉक्टर जूल ने आरव को फटकार लगाते हुए कहा, देखिए, आप मेरा यकीन मानिए, मैं सच में नहीं जानता कि यह सब कैसे हो गया। अर्जुन यहां कैसे पहुंच गया मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं आज फिर से अर्जुन को उस गुफा में देख कर आ रहा हूं, आरव ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पर डॉक्टर जूल को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। साथ ही उसे अब आरव पर भी शक होने लगा था। यह मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे सच ही बोल रहे हो सकता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डॉक्टर जूल ने आरव को घूरते हुए कहा। अब मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि मैंने जो कुछ भी कहा आपसे वो सच है? आप मेरा यकीन करिए, परेशान होकर आरव ने कहा। ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर ये कौन है? सुपर अर्जुन तो झूठ नहीं हो सकता ना, जो यहां लोगों की मदद कर रहा है। डॉक्टर जूल ने फिर एक बार कहा। मुझे नहीं पता कि सुपर अर्जुन यहां लोगों की मदद करने कैसे पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने हमारे साथ कोई धोखा किया हो, क्योंकि सुपर अर्जुन का एक साथ दो जगह होना तो नामुमकिन है। थोड़ा सोचते हुए आरव बोला, तुम फिर एक बार वहां जाओ जहां तुमने अर्जुन को घायल अवस्था में देखा था और फिर वहां जाकर पता लगाओ कि सच क्या है, डॉक्टर जूल ने कहा। और अगले ही पल आरव उस गुफा की ओर निकल पड़ा जहां उसने अर्जुन को घायल अवस्था में देखा था। मेडिकल स्टोर वाले का मर्डर करने के बाद अब आकाश निकल पड़ा रात के अंधेरे में लाला की तलाश में, क्योंकि अब आकाश का अगला शिकार लाला है, जिसकी दुकान से आकाश ने कल तक अपने घर का राशन लगाया हुआ था। आकाश की मां काफी बीमार थी, इसलिए कुछ दिन पहले ही आकाश मदद के लिए लाला के पास गया था, ताकि वो लाला के दिए हुए पैसों से अपनी मां का इलाज करा सके। इस पूरी दुनिया से नफरत करता हूं मैं। आज इस दुनिया की वजह से मेरी मां मेरे बीच में नहीं है। अब मैं एक एक करके उन सबको मार डालूंगा जो मेरी मां के मौत का गुनहगार रहे हैं, और खत्म कर दूंगा इस दुनिया से इंसानियत को। अपने हाथों में चाकू लिए आकाश कहता है। अब रात के 8 बज चुके हैं। लाला अपने 2 काम करने वाले नवीन और राजेश से कहता है, अरे भाई, आज का काम खत्म हुआ, आप छुट्टी करो। सुबह तुम लोगों को जल्दी दुकान आना है और आज तो मैं भी बहुत थक गया हूं। लाला के ऐसा कहते ही नवीन और राजेश घर को चले जाते हैं। तकरीबन 10 मिनट बाद लाला को कुछ याद आता है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है, उसे दुकान की चाबी नहीं मिलती। अरे, ये मैंने आज दुकान की चाबी कहां रख दी? हाँ, शायद स्टोर रूम में रख दी होगी, चलो जाकर देखता हूं। ऐसा कहते ही कुछ ही देर में लाला
अपनी दुकान के स्टोर रूम की ओर जाने लगता है। लाला अपने स्टोर रूम का दरवाजा को ओपन करता है और अंदर देखता है कि चाबी वहीं एक तेल के कनस्तर के ऊपर पड़ी हुई है। लाला जैसे ही उस चाबी को उठाता है वैसे ही स्टोर रूम का शटर बंद हो जाता है। पूरे स्टोर रूम में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। कौन है यहां? मैं पूछता हूं कौन है यहां? नवीन, राजेश, तुम दोनों हो क्या? घबराते हुए लाला कहता है और अगले ही पल वो दुकान के स्टोर रूम की लाइट्स जलाता है। स्टोर रूम की लाइट जलते ही उसे वहां एक लड़का नजर आता है जिसने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ है और उसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है। लाला उस लड़के को देखकर पूरी तरह घबरा चुका है क्योंकि अब वो लड़का किसी भी पल उसका खून कर सकता है। कौन हो भैया और तुम यहां क्या कर रहे हो? लाला एक बार फिर घबराते हुए पूछता है। मैं वही हूं जिसने तेरे सामने अपनी मां की जान की भीख मांगी थी, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी और आज मेरी मां मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। इसीलिए अब तुझे भी कोई हक नहीं है इस दुनिया में रहने का। आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए वहां भेज दूंगा जहां से तू कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। कहते कहते उस लड़के का पूरा शरीर लाल होने लगा और शरीर की नसें बाहर को आने लगी। ये सब देख लाला अब पूरी तरह से परेशान हो गया। उसने घबराते हुए कहा, ए रुक, कौन है तू? तू देखकर तो इंसान नहीं लगता। कौन है भाई तू? मैं तेरी मौत हूं, कहा ना? उस लड़के ने लाला को धमकाते हुए कहा और अगले ही पल अपने चेहरे से रुमाल हटा दिया। अरे आकाश, तेरा शरीर इतना लाल कैसे हो गया बेटा? लाला ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मैं आकाश ने जवाब दिया। बेटा तू जो मुझसे कहेगा मैं तुझे दूंगा, बस तू मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे पैर पड़ता हूं। लाला गिड़गिड़ाता हुआ बोला। अच्छा, मैं जो कहूंगा क्या वो तू दे पाएगा मुझे? आकाश ने पूछा। हाँ, मैं दूंगा ना, मैं दूंगा। तू मुझसे जो भी चीज मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। लाला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तो फिर ठीक है, तू मुझे मेरी मां लौटा दे। क्यों, क्या हुआ? नहीं दे पाएगा ना मेरी मां? तो फिर ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहते ही अगले पल आकाश ने लाला के शरीर पर एकाएक चाकू से वार कर दिया और लाला को जान से मार डाला। आकाश ने इस तरह लाला को भी मार दिया, लेकिन अपने गुनाहगारों को मौत के घाट उतारने के बावजूद भी आकाश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उसे अभी भी शांति नहीं मिली और अभी भी उसकी नजर में वे सभी लोग खटक रहे हैं जो अच्छाई का समर्थन करते हैं। मैं बहुत जल्द उन लोगों का भी इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा जो लोग अच्छाई का समर्थन करते हैं, चाहे उसके लिए मुझे लाखों लोगों की लाशों से ही क्यों ना गुजरना पड़े। अपनी आंखों में गुस्सा लिए आकाश कहता है और अगले पल उस स्टोर रूम से बाहर निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ आरव उस गुफा की ओर बढ़ रहा है जहां उसने सुपर अर्जुन को देखा है। तेज कदमों से आगे बढ़ता हुआ आरव अपने मन में बस सुपर अर्जुन के बारे में सोच रहा है। अरे मैंने तो उस अर्जुन को इसी गुफा में देखा था, पर डॉक्टर जूल ऐसा कह रहे थे कि वो गुफा में नहीं बल्कि कहीं और भी है। मैं अभी सबकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। अपने मन में ऐसा कहते हुए आरव आगे बढ़ रहा है। जंगल के उस घने काले अंधेरे जगह में इस वक्त कोई भी जंगली जानवर या इंसान नजर नहीं आ रहा है। बस कुछ जंगली जानवरों की आवाजों को छोड़कर सूखे पत्तों के रास्ते आगे बढ़ रहा आरव गुफा के एकदम सामने खड़ा है। एक पल सामने खड़े रहने के बाद आरव गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद आरव की नजरें सबसे पहले सुपर अर्जुन को तलाशने लगती है। कुछ पल इधर उधर देखने के बाद आरव को एक जगह लेटा हुआ सुपर अर्जुन दिखाई देता है। सुपर अर्जुन को देखते ही आरव उसके करीब आता है, लेकिन ये क्या? आरव के सुपर अर्जुन के नजदीक आते ही सुपर अर्जुन गायब हो जाता है। अरे ये अर्जुन कहां गया? गुस्सा जाहिर करते हुए आरव कहता है। इसके कुछ देर बाद आरव उस ऋषि को ढूंढने लगता है जो कि तब सुपर अर्जुन का इलाज कर रहे थे। पिछली बार आरव जब यहां आया हुआ था। कहां चले गए तुम? और कोई है? एक बार फिर आरव गुस्सा जाहिर करते हुए कहता है।
काफी देर तक तलाशने के बाद आरव को ऋषि कहीं भी नहीं दिखाई दिया। अब आरव को मन ही मन लगने लगा है कि कहीं डॉक्टर जूल सही तो नहीं कह रहे हैं, कहीं सुपर अर्जुन पूरी तरह ठीक होकर लोगों को बचाने तो नहीं निकल पड़ा। पर ये तो नामुमकिन है, इतनी जल्दी कोई ठीक कैसे हो सकता है? कुछ इसी तरह के सवाल अभी आरव के मन में उमड़ रहे थे। आरव अभी बेचैन यहां वहां घूम रहा था, तभी वहां एक दूसरे ऋषि आते हैं जिनके आधे कुछ कुछ बालों को छोड़कर बाकी सारे बाल काले हैं, जो उस ऋषि के शिष्य हैं जो अर्जुन का इलाज कर रहे थे। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? ऋषि आरव से सवाल करता है। मैं कौन हूं यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, बल्कि तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि तुम मुझे सुपर अर्जुन का पता बता दो। बोलो, कहां है सुपर अर्जुन? आरव गुस्से में उस ऋषि को धमकी देते हुए कहता है। नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, ऋषि ने जवाब दिया। ओह, तो इसका मतलब तुम तो ये भी नहीं जानते कि वो ऋषि कौन थे जो कुछ समय पहले तक अर्जुन का इलाज कर रहे थे? आरव ने एक और सवाल उस ऋषि से किया। मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहां जैसे आए थे वैसे ही चुपचाप यहां से चले जाओ, ऋषि ने गुस्से में आरव को देखते हुए कहा। मैं चला जाऊंगा, लेकिन सुपर अर्जुन की असलियत जाने बगैर नहीं। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, उस ऋषि और सुपर अर्जुन के बारे में मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना इसका अंजाम कितना बुरा होगा ये तुम नहीं जानते। आरव उस ऋषि को धमकी देते हुए कहता है, पर उसकी बात सुन वो ऋषि शांत ही रहता है। तुम जिन महात्मा की बात कर रहे हो मैं उनका शिष्य हूं, और मैं अपने जीते जी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। वैसे भी तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, ऋषि ने जवाब दिया। तो फिर ठीक है, नहीं बता सकते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, आरव ने कहा। ऐसा कहते ही उसका चेहरा अचानक से बदल गया, उसकी आंखें लाल हो गई और उसके दांत किसी शैतान की दांतों जैसे हो गए। आरव को शैतान बना देख सामने खड़ा ऋषि पूरी तरह घबरा गए, और अगले ही पल आरव ने अपने बड़े बड़े नुकीले नाखूनों से उस ऋषि के गर्दन पर वार कर दिया। चंद ही सेकंड के अंदर उस ऋषि को मौत के घाट उतार दिया आरव ने। उसके नुकीले नाखूनों में उस ऋषि का खून लग गया था और उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी लाल पड़ गई थी। तुम कहीं भी छुप जाओ सुपर अर्जुन, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा और फिर तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए आरव कहता है, जो कि अब पूरी तरह शैतान बन चुका है। एक और आरव अब पूरी तरह शैतान बन चुका है, तो वहीं बुराई को खत्म करने के लिए एक बार फिर अर्जुन सुपर अर्जुन बनकर वापस आ गया है। और अब वो साधारण इंसान नहीं, क्योंकि अब उसके पास वे सारी सुपर पावर आ चुकी है जो कि इससे पहले वाले टाइम पैटर्न में अर्जुन के पास हुआ करती थी। फाइनली मेरे पास मेरी सुपर पावर्स आ गई और फाइनली मैं फिर से एक बार लोगों की मदद कर पाया, अर्जुन खुद से खुश होते हुए कहता है। अपनी सुपर पावर पाकर अब अर्जुन काफी खुश है। वो वापस देव के पास जाता है और उसे अपनी सुपर पावर लौटाने के लिए शुक्रिया करता है। थैंक्स पापा, थैंक्स। आज आपके कारण मुझे मेरी सुपर पावर वापस मिल गई। अब देखो ना, मैं आज फिर एक बार लोगों की हेल्प करके आया हूं, अर्जुन अपने पिता देव से कहता है। मैंने सिर्फ वही किया जो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए जरूरी था। जहां तक मुझे अंदाजा है या बहुत जल्द शैतानी ताकतें फिर एक बार इस दुनिया में हमला करेगी और फिर एक बार तुम्हें उन शैतानी शक्तियों को हराकर इस दुनिया की रक्षा करनी होगी, देव ने कहा। हाँ पापा, मैं पूरी तरह तैयार हूं सुपर अर्जुन बनकर इस दुनिया से बुराई का नाश करने के लिए। मेरे खून का आखिरी कतरा अब अच्छाई को समर्पित रहेगा और मेरे जीते जी मैं शैतानी शक्तियों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दूंगा, अपनी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास के साथ अर्जुन कहता है। अर्जुन इतना कुछ कहकर मन ही मन कुछ सोचने लगता है। उसे ऐसा सोचता देख देव ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, आप क्या सोच रहे हो? यही कि जब मैं पास्ट में गया था उस वक्त एक समय पर आप भी सुपर देव बनकर लोगों की रक्षा करते थे, तो क्या आप वापस से सुपर देव नहीं बन सकते? अर्जुन की बातें सुन देव हंस पड़ा, पर कहीं न कहीं वो भी इस बात पर गौर करने लगा था।
सुबह से शाम होने को है। शाम के 7 बज चुके हैं। आकाश अभी अपने घर में बैठा हुआ है और उसे अभी भी अपनी मां की याद आ रही है। अगले ही पल वो अपने घर के बाहर आता है और बाहर आकर वो ऊपर आसमान की ओर देखने लगता है। ये कहावत काफी पुरानी है कि जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो वो आसमान में तारा बनकर रात को हमें नजर आता है। मां, जब मैं छोटा था तब मैं आपसे पापा के बारे में पूछा करता था कि पापा कहां गए हैं। फिर पता है मां, तू मुझे इसका जवाब क्या दिया करती थी? तब तू कहा करती थी कि तेरे पापा हम लोगों को ऊपर आसमान से दिख रहे हैं क्योंकि वो अब तारा बन चुके हैं। अब तू ही बता मां, आसमान में इतने सारे तारे हैं, इन तारों में से तू कौन सा तारा है मां? ऊपर आसमान की ओर देखते हुए आकाश कहता है और अगले ही पल जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक आकाश को कुछ याद आता है और फिर एक बार वो अपना चाकू निकालता है और निकल पड़ता है एक और मर्डर करने। लेकिन इस बार वो कौन है जिसका खून करने के लिए निकल पड़ा है? आकाश। आकाश इतनी रात गए फिर एक बार पैदल ही कुंजगिरी कस्बे की ओर निकल पड़ता है। उसके सिर पर अभी भी खून सवार है। वो फिर एक बार चुपके से उस जगह जा रहा है जहां कस्बे के पास एक डॉक्टर का क्लिनिक है। क्लिनिक से सटा हुआ डॉक्टर का कमरा है जहां वो अकेले ही रहता है। रात के 8 बज चुके हैं। अभी तक कस्बे की सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी हैं। चारों तरफ लगभग सन्नाटा सा पसर चुका है। इसी सन्नाटे के बीच डॉक्टर के रूम के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। बाहर आकाश खड़ा है जो कि जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। ये कौन है पागल जो इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? ये लोग ना ही दिन में चैन से रहने देते हैं और ना ही रात को। खैर, जाकर देखता हूं कौन है। ऐसा कहते ही डॉक्टर अगले ही पल दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर आकाश खड़ा है जिसे देखकर डॉक्टर हैरान होता है। वो एक तेज आवाज में उससे पूछता है, अरे तुम फिर आ गए? इतनी रात को क्या काम है? क्यों आए हो तुम? लेकिन डॉक्टर के इतना पूछने पर आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों आया है यहां? अरे बोलता क्यों नहीं? क्यों आया है यहां? जो काम है वो बताओ, वरना दफा हो जाए यहां से। अब भी क्या भी? फिर एक बार डॉक्टर चिल्लाते हुए कहता है। डॉक्टर ने इतना कहा ही था कि तभी इतने में आकाश अपनी जेब से रुमाल निकालता है और उस रुमाल से अगले ही पल डॉक्टर का मुंह बंद कर देता है। इसके बाद आकाश कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। वो डॉक्टर को अंदर की ओर धकेलता हुआ लाता है और फिर अपनी जेब से चाकू निकालता है। इतना करने के बाद आकाश उसके मुंह से रुमाल हटाकर बोलता है, अब तूने जरा भी आवाज की ना तो मैं ये चाकू तेरे पेट में उतार दूंगा, इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद कर ले। लेकिन तुम इतनी रात के यहां क्यों आए हो? तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? डॉक्टर ने घबराते हुए पूछा। बड़ी अजीब बात है ना डॉक्टर, कि तुम लोगों की जान बचाते हो और आज किस्मत का खेल देखो ना। तुम्हारी जान कब चली जाएगी इसका शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए आकाश डॉक्टर से कहता है। अगले ही पल चंद ही मिनटों में आकाश का पूरा शरीर गुस्से से लाल हो जाता है और हर बार की तरह इस बार भी उसके शरीर की नसें बाहर को आ जाती हैं। ये तुम्हें क्या हो रहा है? ऐसे तुम अचानक कैसे बदल गए? डॉक्टर ने डरते हुए कहा। पर तभी आकाश चाकू से डॉक्टर पर हमला करता है और इस तरह वो डॉक्टर को भी मार डालता है। बड़ी अजीब सी बात है ना डॉक्टर, कम से कम बात पूरी सुन तो लेता। पूरी बात सुने बिना ही मर गए। खैर, जाने वाले को किसने रोका है? तुम्हें एक ना एक दिन ऊपर तो जाना ही था, तो मैंने सोचा आज ही तुम्हें भगवान के पास पहुंचा देता हूं। अब तुम ही बताओ डॉक्टर कि क्या मैंने कुछ गलत किया? ऊपर से तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति दे दी। अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर की लाश से आकाश कहता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जूल फिर एक बार अपने सामने लगी एक बड़ी सी स्क्रीन में आकाश को यह सब करते हुए देखता है। आकाश को इस हाल में देखकर डॉक्टर जूल काफी खुश होता है।
आज आज एक और अच्छाई का दुश्मन पैदा हो गया, जिसका मकसद दुनिया से अच्छाई और इंसानियत को खत्म करना है। तुम नहीं जानते आकाश कि तुम मेरे त्रुप के हिक्के बन चुके हो, जिसके दम पर मैं पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सकता हूं। डॉक्टर जूल अपने सामने लगी उस बड़ी सी स्क्रीन पर आकाश को देखते हुए कहता है। अगले ही पल उस लेबोरेटरी में कोई आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि आरव ही है। कहो आरव, क्या खबर लेकर आए हो? डॉक्टर जूल ने आरव से सवाल किया। आपके कहे अनुसार मैं उस गुफा में गया, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार मुझे वहां ना अर्जुन मिला और ना ही वो ऋषि जो पिछली बार अर्जुन का इलाज कर रहा था। आरव ने एक अजीब सी आवाज में कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कल तक तो तुम कहा करते थे कि अर्जुन अभी भी उसी गुफा में मौजूद है जहां एक ऋषि उसका इलाज कर रहा है, लेकिन आज तुम कह रहे हो कि अर्जुन वहां नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर जूल ने पूछा। हाँ डॉक्टर जूल, मैं सच कह रहा हूं। मैं वहां अर्जुन को तलाशते हुए उस सुनसान गुफा में गया तो मुझे वहां अर्जुन नहीं मिला, लेकिन अर्जुन और उस ऋषि के बदले मुझे वहां उस ऋषि का शिष्य जरूर मिला, जिसे मैंने अपनी इन्हीं हाथों से मार डाला। एक अजीब सी आवाज में आरव ने कहा। मरने से पहले तुमने उससे कुछ पूछा अर्जुन के बारे में? डॉक्टर जूल ने कहा। हाँ, मैंने उससे कई सवाल किए। सुपर अर्जुन अभी कहाँ है, मुझे उसका पता बताओ। लेकिन उसने मुझे सुपर अर्जुन के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए आखिरकार तंग होकर मुझे उसे मौत के घाट उतारना पड़ा। आरव ने जवाब दिया। यही तो तुमने गलती कर दी आरव। आज तुम्हारी वजह से हम सुपर अर्जुन तक पहुंचने का सुराग खो चुके हैं। डॉक्टर जूल ने आरव को डांटते हुए कहा। लेकिन आपने ही तो मुझे बताया था कि अर्जुन अभी किसी गांव में मौजूद है। फिर यह आप कौन से सुराग की बात कर रहे हैं जिसे हमने खो दिया? आरव ने थोड़ा शॉक्ड होते हुए पूछा। सुपर अर्जुन एक साथ दो जगह नहीं हो सकता। मुझे इस रहस्य से पर्दा उठाना था, लेकिन आज तुमने उन सब रहस्यों पर पर्दा डाल दिया जिसका संबंध सुपर अर्जुन से था। तुम अगर उस ऋषि की हत्या ना करके उसे यहां बंदी बनाकर ले आते तो मैं उससे वो सब उगलवा लेता जिसकी अभी हमें सख्त जरूरत थी। फिर एक बार तेज आवाज में डॉक्टर जूल आरव से कहता है। अगले ही पल डॉक्टर जूल अपनी लेबोरेटरी में इधर से उधर चक्कर काटने लगता है। तभी उसकी नजर अपने उन क्रिएशन पर जाती है जिन्हें उसने कांच के बड़े बड़े बॉक्स के अंदर बंद करके रखा है। आगे डॉक्टर जूल फिर एक बार अपनी जेब से रिमोट निकालता है और उसमें मौजूद ग्रीन कलर के बटन को दबाता है। उस ग्रीन कलर के बटन के दबते ही उसमें से एक बड़ा कांच का बॉक्स हवा में उड़ता हुआ एक बड़ी मशीन के अंदर समा जाता है, जो कि दिखने में एक बड़ी गाड़ी की तरह है। उस बड़े कांच के बॉक्स के एक बड़ी सी मशीन के अंदर जाते ही उस बड़ी सी मशीन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर जूल अपनी बाईं तरफ की दीवार के पास जाता है, जहां पर येलो और रेड कलर के दो बटन हैं, जिन्हें खींचकर उस बड़ी सी मशीन में हलचल होने लगती है। जिस कांच के बॉक्स के अंदर डॉक्टर जूल का क्रिएशन मौजूद है, जो फिलहाल अभी तक तो बेजान है, लेकिन आगे क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता सिवाय डॉक्टर जूल के। आरव डॉक्टर जूल को ये सब करते हुए पिछले आधे घंटे से बड़ी गौर से देख रहा है। आखिरकार उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो थोड़ा हैरान होकर डॉक्टर जूल से पूछता है। ये आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर जूल? किस तैयारी में आप? मैं इस बार वो करूंगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जिसका अंजाम इंसानियत के लिए बेहद ही खतरनाक होगा। तुम बस देखते जाओ आरव कि मैं आगे क्या करता हूं। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल ने आरव को जवाब दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर जूल एक बार फिर अपने रिमोट को उठाता है और रिमोट को लेकर अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठ जाता है, जिसके चारों तरफ लाइट लगी हुई और उन लाइट्स के कारण डॉक्टर जूल की वो कुर्सी चमक रही। अगले ही पल डॉक्टर जूल उस रिमोट को सामने की तरफ उस बड़ी सी मशीन की ओर करता है, जिसके अंदर मौजूद है बॉक्स के अंदर का उसका वो खतरनाक क्रिएशन, जिसका निर्माण दुनिया को खत्म करने के लिए किया गया है। डॉक्टर जूल फिर एक बार रिमोट में मौजूद येलो कलर के बटन को दबाता है। उस येलो कलर के बटन के दबते ही मशीन का दरवाजा ओपन होता है और फिर मशीन का दरवाजा ओपन होते ही उसके अंदर से जो खतरनाक क्रिएशन बाहर निकलता है वो वाकई में बेहद खतरनाक है।
उस क्रिएशन का हुलिया किसी खतरनाक डेविल्स की तरह है। उसका चेहरा एक चमगादड़ की तरह है और उसके पंख किसी ड्रैगन की तरह हैं। साथ ही उस क्रिएशन को देखकर पता लगता है कि उसके पास वो तमाम शक्तियां मौजूद हैं जिनके दम पर वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। आखिरकार मैंने तुम्हें बना ही दिया। अब तुम मेरे गुलाम हो और आज से तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगा। और इसी कारण मैं सालों से शांत बैठा था। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल कहता है। तो वहीं डॉक्टर जूल के उस खतरनाक क्रिएशन को देखकर आरव पूरी तरह शॉक्ड हो चुका है। ये सब क्या है डॉक्टर? मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह का क्रिएशन नहीं देखा। आरव ने डॉक्टर जूल से कहा। क्योंकि आज से पहले तुमने इस दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट डॉक्टर जूल का वो रूप नहीं देखा जिसे कई साल पहले ये दुनिया देख चुकी है। मेरा ये नया क्रिएशन इतना खतरनाक है कि इसकी शक्तियों का सही तरीके से और पूरा आकलन कर पाना मेरे लिए भी संभव नहीं। अब मेरा यह नया क्रिएशन वो काम करेगा जो आज तक मेरे बाकी के क्रिएशन नहीं कर पाए थे। डॉक्टर जूल आरव से कहता है। अगले ही पल डॉक्टर जूल अपने इस नए क्रिएशन के पास जाता है। खौफनाक रूप और कई शैतानी शक्तियों के मालिक तुम मेरे नए क्रिएशन हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम बुगाडो है। इसलिए जाओ बुगाडो, जाओ और उस लड़के आकाश को यहां ले आओ जिसे अभी हमारी सख्त जरूरत है और हमें उसकी। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल अपने न्यू क्रिएशन बुगाडो से कहता है। अपने मालिक डॉक्टर जूल का आदेश मिलते ही बुगाडो चंद ही सेकंड के अंदर वहां से गायब हो जाता है और निकल पड़ता है आकाश को डॉक्टर जूल के पास लाने के लिए। उधर रात की चांदनी के बीच आज अर्जुन अपनी छत पर बैठा हुआ है। अर्जुन अभी अकेले में है और वो उस रात में चांद की चांदनी को देखकर काफी अच्छा फील कर रहा है। तभी उसे कुछ दिन पहले की बात याद आती है जब उसे उसकी सुपर पावर वापस मिली थी, क्योंकि कुछ दिन पहले तक अर्जुन सुपर अर्जुन ना होकर एक नॉर्मल सा इंसान था जिसके पास लोगों को बचाने के लिए कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी। अर्जुन को वो दिन याद आता है जब उसने पहली बार अपने पिता देव की सीक्रेट लैब देखी थी। अर्जुन धीरे धीरे अब अपनी पुरानी यादों में जा रहा है, उस दिन की जब उसे सुपर पावर मिलने वाली थी। अब तुम तैयार हो जाओ फिर एक बार अपनी सुपर पावर हासिल करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया को अभी तुम्हारी जरूरत है, देव ने अर्जुन से कहा। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, अर्जुन थोड़ा सोचते हुए बोला। कैसी बात और क्या समझना चाहते हो तुम? देव ने अर्जुन से पूछा। यही कि अर्जुन कब तक बेहोशी की हालत में रहेगा और वो कब तक ठीक होकर लौटेगा? अर्जुन ने देव से पूछा। अर्जुन की इस बात से पता चलता है कि जो अर्जुन यहां पर मौजूद है वो असल अर्जुन ना होकर उसका हमशक्ल या फिर कोई क्लोन है। देखो, मेरा तुम्हें बनाने का उद्देश्य सिर्फ अपने बेटे अर्जुन को इस दुनिया से बचाकर रखना था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा लोगों की नजरों में आए और उसे कोई नुकसान पहुंचा दे। सबसे बड़ा खतरा तो मेरे बेटे को बुराई के रक्षक उन शैतानी ताकतों से है जो जाने कई बार कदम कदम पर मेरे बेटे का इम्तिहान लेते आए हैं, देव ने क्लोन अर्जुन से कहा। लेकिन अर्जुन को कब तक होश आएगा, क्योंकि मेरा हमेशा हमेशा के लिए ठीक रहना पॉसिबल भी तो नहीं है, इसलिए जल्दी आपको अर्जुन को होश में लाना होगा, क्लोन अर्जुन ने देव से कहा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन इसे हालात कहो या किस्मत का खेल, मैं चाहकर भी अपने बेटे को ठीक नहीं कर सकता, देव ने मायूसी के साथ जवाब दिया। लेकिन क्यों? आप तो साइंटिस्ट हैं, और क्या रीजन है जिस वजह से आप अपने बेटे तक को ठीक नहीं कर पा रहे? क्लोन अर्जुन ने देव से फिर एक और सवाल किया। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, जो कुछ है वो सब ऊपर वाले के हाथ में है, वो उसे वक्त आने पर हमें दे ही देता है। मैं ये नहीं जानता कि मेरा बेटा कब तक ठीक होकर वापस लौटेगा, बावजूद इसके मेरे दिल में ये उम्मीद है कि बहुत जल्द मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, देव ने जवाब दिया। आपने जहां कहीं भी अपने बेटे अर्जुन को छुपा कर रखा है, क्या आपको नहीं लगता कि उसे वहां कोई नुकसान पहुंचा सकता है? कोई ऐसा जो अर्जुन की तलाश पिछले काफी समय से कर रहा हो? क्लोन अर्जुन ने फिर एक और सवाल देव से किया।